नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल A2 वर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो 1915 से लेकर 1900 से लेकर 1915 तक के बीच में घटित सारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये आज़ादी के उस दौर की कहानी है जो इतिहास की किताबों से निकलकर क्रांति की मशाल बन गई। यह वो समय था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की जकड़ में था, पर युवा क्रांतिकारी, समाज सुधारक और बुद्धिजीवी इस जंजीर को तोड़ने की जिद में लगे हुए थे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग 1900 से 1915 के उस सफर पर जहां हर साल आजादी की चिंगारी तेज होती गई। सबसे पहली जो घटना घटती है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति वायसराय के रूप में इस दौरान। दोस्तों, 1900 का दशक शुरू होता है लॉर्ड कर्जन के साथ, एक ऐसा वायसराय जो प्रशासन में सुधार के नाम पर भारतीयों की स्वतंत्रता कुचलना चाहता था। इनके दौर में जो प्रमुख घटनाएं घटी थी वो थी बंगाल का विभाजन, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, रेलवे और मुद्रा सुधार, एएसआई की स्थापना, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना और तमाम सारे अन्य घटनाक्रम। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग। इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर 5 तक था। इनके जो प्रमुख कार्य थे वो बंगाल विभाजन, जैसा कि हमने अभी देखा है। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट भी इनमें से एक था दोस्तों। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 जो कृषि सुधारों से जुड़ा हुआ था। उत्तर पश्चिम सीमांत नीति भी इन्होंने ही ले आई थी। प्रमुख पद और उपलब्धियों के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने भारत में सेवाएं 1899 से लेकर 1905 तक दी थी। लेकिन इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनते हैं 1908 में, और 1925 तक ये इस पद पर बने रहते हैं और ब्रिटेन के विदेश सचिव के रूप में 1919 से लेकर 24 तक ये अपनी सेवाएं देते हैं। दोस्तों, 1899 में अकाल आयोग का गठन सर एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में होता है, जो 1899 में आए अकाल के कारणों और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। इसकी जो सिफारिशें थी, अकाल राहत के उपाय, कृषि और सिंचाई में सुधार करना था। 1899 में ही दोस्तों कलकत्ता निगम अधिनियम आता है, जिसका उद्देश्य कलकत्ता नगर निगम के प्रशासन में सुधार करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को कम करके मनोनीत अधिकारियों की संख्या को बढ़ाना था। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि इनकी जो मंशा होती थी वो कितनी, प्रशासन पर पकड़ अपनी कितनी मजबूत रखने की थी कि इन्होंने निर्वाचितों की संख्या कम करके मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया ताकि वो अपनी कठपुतलियों को बिठा सके। दोस्तों, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक गुप्त संगठन आकार ले रहा था। मैं बात कर रहा हूं मित्र मेला की, जिसकी नींव रखी गई नासिक में वीर सावरकर के द्वारा। दोस्तों, मित्र मेला से शुरू हुई क्रांति की वह चिंगारी 1904 में बन गई अभिनव भारत सोसाइटी। सावरकर भाइयों ने मेजनी से प्रेरणा ली थी और लक्ष्य था ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देना। यहीं से शुरू होता है बम बनाना, हथियारों की ट्रेनिंग, गुप्त बैठकें, युवाओं का निर्माण। साथ ही कर्जन के ही दौर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण आयोगों को भी हम देखेंगे। दोस्तों, मित्र मेला एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना सावरकर, वीर सावरकर के नाम से विनायक दामोदर सावरकर फेमस होते हैं 1899 में नासिक महाराष्ट्र में करते हैं। इसके प्रमुख तथ्य जो थे वो संस्थापक इनके दो भाई सावरकर ब्रदर्स के रूप में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के रूप में हम देखते हैं। इसकी जो प्रकृति थी वो गुप्त तरीके से अपनी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना था और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता इनका लक्ष्य था। इनकी जो गतिविधियां थी वो देशभक्ति संगठन, गुप्त बैठकों और शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण और क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना था। दोस्तों, 1904 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। मित्र मेला का नाम अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया जाता है, जो कि आगे हम इसको देखेंगे कि ये अपनी गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ता है। फिलहाल 1901 में गठित रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, रेलवे की प्रमुख जो सुधार से संबंधित ये आयोग था और रेलवे बजट को मुख्य वित्तीय बजट में मर्ज करना इसका उद्देश्य था, जो कि वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया जाता है सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ के अध्यक्षता में दोस्तों, जिसका उद्देश्य था सिंचाई कार्यों का विस्तार और सुधार करना। इसकी सिफारिशें थी दोस्तों, सिंचाई पर भारी निवेश, झेलम नहर का निर्माण, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का विचार, इंपीरियल कृषि विभाग की स्थापना, कृषि और पशुपालन सुधार, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा। दोस्तों, 1902 में हम फ्रेजर आयोग देखते हैं सर एंड्रयू फ्रेजर के रूप में। प्रांतीय पुलिस व्यवस्था की समीक्षा और सुधार इसका उद्देश्य था और पुलिस प्रशासन के प्रशिक्षण, वेतन और पदोन्नति और गुप्तचर तंत्र को मजबूत किया गया, जिसमें हम आईबी यानी कि केंद्रीय गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना इसी के दौरान होती है। दोस्तों, 1902 का विश्वविद्यालय आयोग गठन होता है सर थॉमस रेले के अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार।
इसकी सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया जाता है दोस्तों। 1904 का कृषि सुधार और जो किया गया था दोस्तों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट के तहत। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट के तहत जो किसानों को ग्रामीण समुदायों को साहूकारों के शोषण से बचाकर सस्ती और सुलभ ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना था। अकाल आयोग की सिफारिश पर सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसने 1903 में अपनी रिपोर्ट दी थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1904 में यह अधिनियम पारित होता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। लॉर्ड कर्जन ने यह अधिनियम 1904 में लागू किया था दोस्तों। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, लेकिन इसने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम हो गई और सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। छात्रों और शिक्षकों में असंतोष बढ़ गया। दोस्तों यह दौर था तब विश्वविद्यालय प्रमुख युवा संगठन के केंद्र हुआ करते थे। विद्यार्थी, खासकर जो भारतीय विद्यार्थी थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी गतिविधियों का ये प्रमुख केंद्र माना जाता था। इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। 1904 का स्मारक संरक्षण अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना, जो वर्तमान में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ASI की जो जिम्मेदारियां हैं वो भारतीय इतिहास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे उत्खनन से लेकर संरक्षण तक के कार्य होते हैं उनमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। दोस्तों अभिनव भारत सोसाइटी, पूर्व में जो हमने बात की थी मित्र मेला, जो 1904 में बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी हो जाता है दोस्तों, इसके संस्थापक सावरकर ब्रदर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने दोस्तों जो इटालियन क्रांतिकारी थे मैजनी, उनकी यंग इटली क्रांति से ये प्रेरित था ये, और इन्होंने मैजनी चरित्र नामक एक पुस्तक लिखा था जो कि गुरिल्ला तकनीकों के बारे में उसमें विस्तृत जानकारियां दी गई थी। इसका जो लक्ष्य थे वो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करना था, और संगठन ने ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ हत्याओं में भी भूमिका निभाई थी। सावरकर भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। इसी कड़ी में दोस्तों बहुत प्रमुख घटना होती है, जैक्सन की हत्या और वाइली की हत्या। आइए दोस्तों 1909 में ये घटना हालांकि बाद की है, लेकिन चूंकि ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसे यहाँ बताना ज़्यादा उचित समझता हूँ। घटना जो होती है दोस्तों, ये नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के रूप में भी जानी जाती है, जो 21 दिसंबर 1909 को नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा कर दी जाती है, जो कि एक नाटक का वहाँ पे मंचन हो रहा था विजय आनंद थिएटर में। उसी के दौरान हत्या की योजना अनंत कन्हरे के साथ साथ कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे भी इसमें शामिल थे। उसके पीछे जो मुख्य कारण था, गणेश सावरकर को आजीवन कारावास कालापानी की सजा दिलाने में जैक्सन की भूमिका और क्रांतिकारियों गतिविधियों पर उसकी शक्ति। हत्या के बाद अनंत कन्हरे, कर्वे और देशपांडे को 19 अप्रैल 2010 को फांसी दे दी जाती है, और इस केस में अभिनव भारत के 27 सदस्यों को दंडित किया जाता है। वीडी सावरकर को भी आजीवन कारावास मिलता है। दोस्तों वाइली की हत्या के बारे में बात करते हैं। 1909 में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली, सर विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर देती है। यह हत्या भारतीय छात्रों और क्रांतिकारियों के उत्पीड़न के विरोध में की गई थी। दोस्तों मदन लाल ढींगरा भी अभिनव भारत से ही प्रेरित थे, लाला हरदयाल और सावरकर आदि के संपर्क में थे। 17 अगस्त 1909 को उनको फांसी दे दी जाती है, और इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय क्रांतिकारियों की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों, मतलब कि यह भी बता दिया कि अब जो भारतीय हैं वो अपनी सीमाओं में रहकर सिर्फ हमला करना नहीं जानते हैं, बल्कि वो उनकी सीमा में घुसकर भी उन्हें मारना चाहते हैं। दोस्तों 1905 का वो निर्णायक समय आ जाता है जब हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की गूंज वहाँ पे सुनाई देनी शुरू हो जाती है, और समय आता है साल 1905 का, जिसने पूरे भारत को हिला दिया। बंगाल विभाजन लागू हो गया, पर नतीजा क्या हुआ इसको देखते हैं दोस्तों ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप बेसिकली ये आपका ईस्ट बंगाल है और ये वेस्ट बंगाल, और इन्हीं दो भागों में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, जिसमें ये बीच का जो गहरे रंग का आप देख रहे हैं, हरे रंग का पार्ट, ये वर्तमान बांग्लादेश है। दोस्तों हम बात करते हैं बंगाल विभाजन। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को घोषित किया था। 16 अक्टूबर को 5 को इसे लागू किया था। 3 दिसंबर को इसका प्रस्ताव रखा गया था। बंगाल प्रांत 1765 से ब्रिटिश शासन में था, जिससे वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश इसमें शामिल थे। दोस्तों 8 करोड़ की जनसंख्या के कारण प्रशासन में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, उसी के निवारण के लिए इसे लाया गया था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। फूट डालो और राज करो। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, और पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल और असम को इसमें
शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था जिसकी राजधानी कोलकाता थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। वहीं पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जो राजधानी ढाका मानी जाती थी। फुलर का नाम दोस्तों आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं पूर्वी बंगाल और असम के पहले। मध्य प्रांत को दे दिए गए थे कुछ हिंदी भाषी से बंगाल के, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन 1905 और प्रमुख घटनाएं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। 17 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा में औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है। 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है और स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था बनती है इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। अमार सोना बंगला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों। स्वदेशी उत्पादों का प्रचार, खादी, हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया था। राखी जो बांधना होता है वो एकता के प्रतीक के रूप में हम देखते हैं दोस्तों। वंदे मातरम यहाँ राष्ट्रीय गान बना दिया जाता है और जनसभाएं, धरना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, जगह जगह विदेशी वस्त्र जलाए गए, दुकानों के सामने धरने दिए गए, शिवाजी गणपति उत्सव मनाया गया। तिलक ने महाराष्ट्र में इन उत्सवों के माध्यम से स्वदेशी का प्रचार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय प्राच्य कला 1906 में स्थापना होती है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है और 5 के कांग्रेस अधिवेशन बनारस में होता है दोस्तों, गोखले की अध्यक्षता में। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है, जहां कांग्रेस मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, संजीवनी, हितवादी समाचार पत्रों द्वारा स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया जाता है दोस्तों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहां निकल के दोस्तों सामने आती है, जिसमें हम देखते हैं स्वदेशाभिमानी पत्रिका। ये केरल त्रावणकोर से प्रकाशित वक्कोम मौलवी और रामकृष्ण पिल्ले का नाम आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। इस पत्र ने स्वदेशी और राष्ट्रीय विचारों को दक्षिण भारत में फैलाने का कार्य किया था। इसके अलावा केसरी जो कि तिलक की पत्रिका थी, युगांतर और वंदे मातरम, अरविंद घोष की पत्रिका, इन पत्रों ने भी स्वदेशी आंदोलन को देश भर में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 1906 के मुस्लिम लीग के स्थापना में। 30 दिसंबर को 1906 को हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसकी पृष्ठभूमि में है दोस्तों 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा और मुस्लिम समुदाय ने अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस की। शिमला प्रतिनिधि मंडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, जिसमें आगा खां के नेतृत्व में शिमला में एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है और आग्रह करता है मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के लेकर। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नवाब सलीमुल्लाह और नवाब वकार उल मुल्क और आगा खां तीन के नेतृत्व में और मुस्लिम लीग के संस्थापक यही आज तक माने जाते हैं। 1907 का दौर आता है और होता है सबसे बड़ी घटना, यानी कि कांग्रेस का विभाजन, बंटवारा। सबसे विवादित अधिवेशन होता है दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 का। इसमें गरम दल बनाम नरम दल, तिलक बनाम गोखले, स्वराज बहिष्कार जैसे मुद्दों पर गरम दल ने नेतृत्व चाहा था। नतीजा हुआ कांग्रेस का विभाजन और यहीं से अंग्रेजों की नीति काम आ गई, डिवाइड एंड रूल। दोस्तों 26 से 27 दिसंबर 1907 में सूरत में, गुजरात में होता है और हम देखते हैं उदारवादी और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में मतभेदों के कारण कांग्रेस का यह विभाजन होता है। इसकी पृष्ठभूमि में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुई स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को और तीव्र कर दिया था, क्योंकि उदारवादी धीरे धीरे संवैधानिक तरीकों से स्वशासन चाहते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तत्काल स्वराज और आक्रामक रणनीतियों से हम स्वशासन ग्रहण करें। इसकी जो मुख्य घटनाएं थी वो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद को था। उदारवादी रास बिहारी घोष को चाहते थे और गरम दल बाल गंगाधर तिलक को चाहता था। तिलक ने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार को अधिवेशन के एजेंडे में शामिल करने की मांग की थी, जिसे उदारवादियों ने अस्वीकार कर दिया था। हंगामा होता है, विभाजन होता है, तीखी बहस होती है और गरम दल के समर्थकों ने मंच पर विरोध प्रदर्शन किया। रास बिहारी घोष की नियुक्ति हो जाती है अध्यक्ष के रूप में और उसके बाद स्थिति और बिगड़ जाती है, अधिवेशन स्थगित करना पड़ता है। दोस्तों दबी जुबान में तो ये भी कहा जाता है इसमें जूते और चप्पल भी चले थे। इसके परिणाम से कांग्रेस दो गुटों में बढ़ जाती है। इसके कारणों के रूप में हम विचारधारा में अंतर, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव और नेतृत्व का टकराव के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उदारवादी और गरम दल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन पर जो प्रभाव चलता है कि आक्रामक गतिविधियों ने युवाओं और जनता में राष्ट्रीय चेतना को और मजबूत किया था और ब्रिटिश सरकार ने इस विभाजन का लाभ उठाकर दमनकारी नीतियां अपनाई, जैसे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मांडले निर्वासित कर दिया था।
लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन को कांग्रेस का वाटरलू भी कहा जाता है दोस्तों। 1908 में आता है अनुशीलन समिति। दोस्तों 1908 में का ये दौर जो है वो काफ़ी क्रांति की लहर को लेकर आता है। अनुशीलन समिति के तहत हम देखते हैं जो बंगाल के युवाओं की ताकत बन जाती है। मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर बम केस होता है और इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के माध्यम से इसी वर्ष 1908 में ही अंग्रेजों द्वारा दमनकारी चक्र चलाया जाता है। लेकिन युवाओं का जोश नहीं कुचल पाते हैं। वो कैसे? अनुशीलन समिति बंगाल में 20वीं सदी के प्रारंभ में घटित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना था। स्थापना और संस्थापक 1902 में कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। प्रफुल्ल चंद्र राय और प्रेमनाथ मित्र, पीएन मित्र इनको कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना इनका ये सैन्य प्रशिक्षण ये देते हैं और हत्याएं करना, बम धमाके, राजनीति जैसे कृत्य इनकी इसके द्वारा किया जाता है। इसके जो प्रमुख नेता थे अरविंद घोष इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं। इसके अलावा बारिंद्र कुमार घोष, पीएन मित्रा, सतीश चंद्र बोस, सरला देवी, बाघा जतिन, पुलिन बिहारी दास, देशबंधु चित्र रंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, केशव बलिराम हेडगेवार जो बाद में आरएसएस के संस्थापक बनते हैं। दोस्तों प्रमुख गतिविधियां और घटनाएं जो हैं वो बंगाल विभाजन के रूप में हमें देखने को मिलती है। समिति ने बंगाल विभाजन को तीव्र विरोध किया और इसी दौरान उसकी गतिविधियां तेज हुई। अलीपुर बम केस होता है 1908 में ही। समिति के सदस्यों की संलिप्तता से ब्रिटिश सरकार को बड़ा झटका लगता है। ढाका शाखा पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। युगांतर पार्टी समिति को कोलकाता शाखा को युगांतर पार्टी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड में। दो किशोर व युवकों की अदम्य साहस की कहानी है। दोस्तों क्रांतिकारी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट डगलस किंग फोर्ट पर हमला कर देते हैं, बम से हमला करते हैं। ये गलती से उसकी जगह जो 2 ब्रिटिश महिलाएं थी, माँ बेटी जो थी कैनेडी की, जो श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी दोनों मारी जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर लिया जाता है खुदीराम बोस को, जबकि प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों जो लक्ष्य था वो डगलस किंग्स फोर्ट था और अनुशीलन समिति जो थी उसने ही इस हमले की योजना बनाई थी। खुदीराम बोस 18 वर्ष के थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे 19 वर्ष के थे। उनको इस कार्य के लिए चुना गया था और 30 अप्रैल को बम कांड हमला होता है। किंग्सफोर्ट की बग्घी को निशाना बनाया जाता है, लेकिन कैनेडी और उनकी बेटी मर जाती है। और ये जो हमला होता है यूरोपियन क्लब में होता है जो जहाँ किंग्सफोर्ट बराबर आते जाते थे। 1908 में गिरफ्तारी होती है दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र चाकी की, और चाकी ने पुलिस को घेर लिया और 1 मई 1908 को मोकामा में घाट में वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस वैनी रेलवे स्टेशन के पास 1 मई 1908 को गिरफ्तार होते हैं। मुकदमा और सजा चलता है दोस्तों, और राजद्रोह का मुकदमा चलता है। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी जाती है। उनकी मृत्यु ने क्रांतिकारी आंदोलनों को और प्रेरित कर दिया था दोस्तों। इंडियन न्यूज़पेपर असाइनमेंट टू ऑफिस एक्ट 1908 में ही आता है और समाचार पत्रों पर सेंसरशिप, ब्रिटिश दमन बढ़ाई दी जाती है। इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908 के मुख्य प्रावधान संक्षेप में नीचे दिए गए हैं दोस्तों, ये आप इसे पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। उकसावे वाली सामग्री पर रोक, वैसी सामग्री जो भड़काने के लिए, असंतोष के लिए लाया गया हो, राजद्रोह के लिए हो, उस पर रोक। प्रकाशनों की जब्ती, अगर कुछ छपा हो आपत्तिजनक, उसके बंटवारे से पहले उसकी जब्ती का अधिकार दिया गया था। कठोर सजा, जेल और जुर्माने की सजा दी गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया और प्रकाशन से पहले अनुमति आवश्यक बना दिया गया। स्थानीय अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट को मनमानी कार्रवाई का अधिकार दे दिया गया था दोस्तों। और क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए यह लाया गया था दोस्तों, जैसे अनुशीलन समिति, युगांतर जैसे। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। बम हथियारों पर नियंत्रण सख्त किया गया था। अनुशीलन समिति गतिविधियों पर रोक, जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर है, जनता में ब्रिटिश दमन के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। अलीपुर का बम कांड 1908 का दोस्तों, 1908 में जो घटनाएं घटती हैं और भारत में यह क्रांति का वर्ष माना जाता है। अलीपुर जो बम कांड होता है दोस्तों, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी भी जहाँ बेसिकली यहाँ पे हो रहा ये होता है कि एक फैक्ट्री होती है, एक घर होता है और वहाँ पे वो गुप्त रूप से बम बनाने की फैक्ट्री होती है और इसमें गलती से एक बम फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके कारण यह बात फैल जाती है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री थी। और इसी पर फिर छापेमारी होती है और जो दुर्घटना होती है, पुलिस का छापा मारा जाता है और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों। इसके जो प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, वारिंद्र घोष और अन्य क्रांतिकारी को इसमें शामिल माना जाता है।
सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। बहुत सारे षड्यंत्र केस के नाम से ये जाना जाता है और अरविंद घोष के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया जाता है दोस्तों। 1909 में आते हैं दोस्तों हम, भारत परिषद अधिनियम 1909 में हम देखते हैं दोस्तों जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह सुधार लाया जाता है जिसमें बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के कारण बढ़ते राष्ट्रीय असंतोष को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। मुस्लिम लीग की मांगों को आंशिक रूप से संबोधित करने का प्रयास। प्रमुख जो प्रावधान थे दोस्तों, विधान परिषदों का विस्तार था। केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। प्रांतियों में भी आकार को बढ़ाया गया था। निर्वाचन की शुरुआत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू कर दिए थे, लेकिन मतदान का अधिकार जमींदारों, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था दोस्तों। फिर देखते हैं पृथक सबसे कंट्रोवर्शियल जो था इनका प्रावधान, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जिसने विभाजन की नींव रखती थी। भारतीयों की नियुक्ति, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय कानूनी सदस्य नियुक्त किया जाता है और विधायी शक्तियां परिषदों के बजट पर चर्चा के लिए देखने को मिलती हैं दोस्तों। 10 में भारतीय प्रेस अधिनियम लाया जाता है और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रेस पर नियंत्रण और सेंसरशिप बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी और राजद्रोही लेखन को रोकना और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना। इसके जो प्रमुख जो प्रावधान थे वह ये था कि सरकार को यह अधिकार है किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के प्रकाशन से पंजीकरण के समय सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने की मांग कर सकती थी दोस्तों। सेंसरशिप लगाया जाता है, सख्ती से सेंसरशिप लागू किया जाता है। प्रकाशन की अगर कोई गलत सामग्री छापता है तो उसकी प्रतियां ब्रिटिश सरकार जब्त कर सकती थी। मुफ्त प्रतियां जो थी वो हमेशा प्रकाशन से पहले स्थानीय सरकार को मुफ्त में देनी होती थी। राजद्रोह और हिंसा को रोकना था। इसका दायरा उन लेखों और प्रकाशनों तक था जो हिंसा, हत्या और राजद्रोह के लिए उकसाते थे दोस्तों। अपील का अधिकार नहीं था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत सरकार के निर्णय के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। 1911 का टाइम आता है दोस्तों, सबसे निर्णायक, तीसरा और आखिरी दिल्ली दरबार। किंग जॉर्ज पंचम भारत आए, बंगाल विभाजन रद्द होता है, राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होती है। 12 दिसंबर 1911 को दोस्तों कोरोनेशन पार्क, ये मुखर्जी नगर दिल्ली के बगल में है। अगर आप वहाँ रहते हो कभी ज़रूर जाएं वहाँ पे, और एक कभी प्रमुख पर्यटन स्थल है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राज्याभिषेक होता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसके आयोजक होते हैं। तीसरा और अंतिम ये दिल्ली दरबार होता है, सबसे पहला 1877 में और दूसरा 1903 में किंग्स एडवर्ड सप्तम के दरबार आयोजित होते हैं। और राजा और रानी भारत में उपस्थिति पहली बार होती है। पहली बार कोई ब्रिटिश सम्राट स्वयं उपलब्ध होता है। इसमें जो प्रमुख 2 घोषणाएं थी वो बंगाल विभाजन को रद्द करना और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण स्थान। अरुणडेल समिति का ये सिफारिश था दोस्तों। 1902 में ये समिति गठित की थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और ये एक उपयुक्त प्रशासनिक केंद्र की खोज के लिए ये स्थापित किया गया था, जिसकी सिफारिश थी कि समिति ने दिल्ली को इसकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्व और प्रशासनिक सुविधा के कारण राजधानी के रूप में चुना था दोस्तों। अब बात करते हैं 1931 में दिल्ली का निर्माण पूरा हुआ था, ये आपको याद रखना। 1912 में बिहार अलग प्रांत के रूप में गठन होता है और बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण के साथ बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बना दिया जाता है। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में मान्यता दी जाती है और जिसका प्रशासनिक केंद्र पटना बनता है। इसका महत्व दोस्तों क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए माना जाता है, और साथ में ये जो मजहरुल हक और बहुत सारे नेता थे उस टाइम, हसन इमाम जैसे तमाम नेता थे जो इस चीज़ के लिए बहुत मतलब उन्होंने आंदोलन किया था बिहार और बिहारियत को अलग पहचान दिलाने के लिए। 1936 में हम देखते हैं उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाता है जिसका प्रशासनिक केंद्र, और यह लागू होता है 23 मार्च को औपचारिक रूप से। और 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन होता है। यहाँ पे माधोलकर लिख लीजिएगा, माधोलकर हमें देखने को रघुनाथ RN माधोलकर रहते हैं ये अध्यक्ष, और इनका महत्व है कि स्वराज की मांग को और बल दिया गया और बिहार में राष्ट्रीय जागरूकता को पहचान दी गई। 13 का समय आ जाता है दोस्तों, जो गदर पार्टी जो होती है उसको हम देखते हैं सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, यानी कि विदेशों में से क्रांति की आवाज़ उठती है। गदर नामक पत्रिका निकाली जाती है, युगांतरण आश्रम शुरू किया जाता है। 15 जुलाई 1913 को ये स्थापना किया जाता है एस्टोनिया, ओरेगन, सैन फ्रांसिस्को, USA में। मूल नाम जो इसका था दोस्तों, हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, बाद में से गदर पार्टी कर दिया गया था। हिंदी नहीं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना भारत को। गदर पार्टी, गदर पत्रिका जो थी, गदर नामक जो साप्ताहिक पत्रिका उर्दू और पंजाबी में, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये किस भाषा की थी, उर्दू और पंजाबी, जिससे क्रांति का संदेश दुनिया भर के
दुनिया भर के भारतीयों तक पहुंचा। युगांतर आश्रम की स्थापना की जाती है सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों, और सशस्त्र क्रांति का इसमें योजना बनाई जाती है। साल आता है 1914 का और कामागाटुमारा की घटना होती है। यह दोस्तों एक जापानी जहाज़ था जो 376 भारतीयों को लेकर, मुख्यतः पंजाबी और सिख थे, इनको लेकर बाबा गुरदीत सिंह ने इस जहाज़ को किराए पे लिया था और 4 अप्रैल 1914 को यह हांगकांग से रवाना होकर 23 मई 1914 को यह वैंकूवर पहुंचता है और जहाज़ को कनाडा से वापस भेज दिया जाता है। वापस 27 सितंबर को कोलकाता के बजबज घाट तक ये पहुंचता है तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा इन पर फायरिंग की जाती है और इसमें 19 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो अप्रैल से लेकर ये तकरीबन सितंबर के अंत तक लगभग 5 से 6 मंथ का ये सफ़र तय करते हैं। उसके बाद इन पर गोलियां चलाई जाती हैं। गदर पार्टी, जापान में गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने यात्रियों का समर्थन किया और क्रांतिकारी साहित्य जो है उसको वितरित करने का कार्य किया था। और यह घटना नस्ल भेद और औपनिवेशिक अन्याय के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभरता है। दोस्तों 1914 से 18 के बीच में हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 18 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। और फिर हम देखते हैं कि इस युद्ध में भारत 8 लाख भारतीय सैनिकों को विभिन्न मोर्चों पर भेजा जाता है, जिसमें लगभग 48,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 65,000 घायल हुए थे। दोस्तों भारत ने युद्ध में जनशक्ति के साथ साथ खाद्य सामग्री और धन और जानवरों की भी आपूर्ति की और युद्ध के लिए चंदा भी जुटाया गया गांव-गांव, शहर-शहर से। इसके परिणाम युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भारी बोझ बढ़ गया था। भारतीयों को इस टाइम पे उम्मीद थी दोस्तों कि अंग्रेज स्वशासन या स्वतंत्रता या थोड़ी बहुत भी कुछ दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा अंग्रेज की दमनकारी नीतियाँ चालू रहती हैं। दोस्तों इसमें गांधी जी की भी भूमिका हमें देखने को मिलती है। गांधी जी इस समय अफ्रीका में थे और 1914 में इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहां भारतीयों को वह एम्बुलेंस कोर का गठन करते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एम्बुलेंस कोर का नाम आपको याद रखना है। और इसी टाइप का एक गठन वो बोअर युद्ध के दौरान भी करते हैं, ये आपको याद रखना है। सैनिक भर्ती के लिए वो करते हैं, जिसके लिए उन्हें जो आह्वान करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सैनिक में भर्ती होने के लिए। और बोअर युद्ध के दौरान उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने लौटा दिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। 1915 तक की लगभग सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें समाहित किया गया था, जिसे मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 1901 में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आता है। रेलवे सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। इंडियन सिविल सर्विस में प्रथम बार भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआत हो जाती है इसी वर्ष। और दोस्तों 1902 में फ्रेजर आयोग की स्थापना होती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो और एएसआई जैसे संस्थानों की भी स्थापना यहीं पे देखने को मिलता है। और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है और वीर सावरकर द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जो कि मित्र मेला का ही परिवर्तित रूप था। 1905 में हम बंगाल विभाजन देखते हैं कर्जन के द्वारा और स्वदेशी आंदोलन यहीं पे शुरू होता है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1907 में सूरत विभाजन हमें देखने को मिलता है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हमें देखने को मिलता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार को हमने देखा है आज के वीडियो में, जिसमें लंदन में वाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा द्वारा किया जाता है और नासिक में जैक्सन की हत्या भी की जाती है 1909 में ही। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर और बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। 14 में दोस्तों हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कामागाटुमारू की घटना होती है। इसी बीच 1912 और 13 में हम देखते हैं बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। और बांकीपुर में एक अधिवेशन भी होता है कांग्रेस का आर.एन. माधवकर की अध्यक्षता में। और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हमें देखने को मिलती है। और इस तरीके से 1915 में महात्मा गांधी का जो भारत आगमन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों 1915 के बाद की घटनाएं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। 1915 से लेकर हम आगे गांधी के जितने भी रिलेटेड जितने भी रहेंगे उन सारे को कवर करने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे, गांधी से जुड़े। और ईयर वाइज ही अगर आप लोगों का प्यार मिलता है तो मैं ईयर वाइज ही इसे लेकर चलूंगा। अब ज़्यादा वीडियो भी नहीं बच गए हैं, थोड़े वीडियो ही हैं और आप इसे अपना प्यार देते रहें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और